हमले में अरब के 5 एयरपोर्ट तबाह हुए हैं। यूएई और कुवैत के एयरपोर्ट ध्वस्त हो गए हैं। बहरीन और इराक में भी नुकसान हुआ है और कुछ देर पहले तो दुबई से भी ये कंफर्म खबरें हालांकि हमारे प्लेटफॉर्म पर हमने नहीं देखी हैं, लेकिन एजेंसीज ये रिपोर्ट कर रही हैं कि वहां दुबई एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है। अब अगर इतने महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस भी आप बचा नहीं पा रहे हैं अमेरिकी सिक्योरिटी के अश्योरेंस पर, तो फिर यह समझना पड़ेगा कि सुरक्षा की जिस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर मान लीजिए जो सुरक्षा मुहैया करा रहा है वो अपने नल की टोंटी बंद कर दे तो आप क्या कर लेंगे? इस तरह का भरोसा करना क्या आज की दुनिया में ठीक है मनीषा? देखिए, ये नए जमाने का युद्ध है और इस युद्ध में एक ड्रोन नाम का हथियार आया है जिसको रोकना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि आप मक्खी और मच्छर की तरह जो है सो सैकड़ों की संख्या में ड्रोन भेजते हैं। आप कितना एयर डिफेंस सिस्टम को इंगेज करेंगे, तब भी 2-4 मिस होकर कहीं पहुंच ही जाते हैं और उसका नुकसान होता हुआ दिखता है आपको। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मैं मानता हूं, मैं जिस नज़र से देख रहा हूं कि अमेरिकन एयर डिफेंस ने इस वक्त ईरान से जो मिसाइल दागे जा रहे हैं, नंबर ऑफ मिसाइल्स, उसकी तुलना में जो आप देख रहे हैं कि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो उसका 10% भी नहीं है। तो ये एक बड़ी कामयाबी होती है। 100% दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम आपको गारंटी नहीं दे सकता है। अब जो दूसरी बात आती है कि देखिए ईरान खत्म हो गया, अब ईरान खत्म हो गया तो क्या मिडिल ईस्ट में शांति होगी? ऐसी बात नहीं है। थोड़े दिन पहले आपने यूएई और सऊदी को लड़ते हुए देखा। मुझे एक बात यहां से एक और मैसेज जा रहा है कि ईरान के खात्मे ने उस विश्वास को यकीन में बदल दिया कि वही देश बचे रहेंगे जिसके पास अपना न्यूक्लियर वेपन होगा। और आप देख लीजिए, इराक था, इराक, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान और आखिर में ईरान अगर बना लेता तो शायद बच जाता। अब नहीं बना पाया, खत्म हो गया। जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है वो बचने की गारंटी उसकी खत्म। हमें अपनी लीडरशिप को थैंक यू कहना चाहिए कि इंडिया के पास यह है और भविष्य में आप देखेंगे न्यूक्लियर वेपन की एक नई रेस इस घटना के बाद से शुरू होने वाली है। न्यूक्लियर वेपन्स की रेस शुरू हो जाएगी क्योंकि वही एक इफेक्टिव डेटरेंस है। अगर वो डेटरेंस नहीं होता तो अभी तक नॉर्थ कोरिया का काम हो गया होता। वो डेटरेंस नहीं होता तो रशिया के ऊपर कब का चढ़ दौड़े होते। ये बताता है कि आपको वो सामर्थ्य चाहिए जो शांति इंश्योर कर सके। अगली खबर देखिए, मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर हलचल। तुर्की ईरानी विदेश मंत्री की बातचीत, यूनाइटेड स्टेट्स इजरायली हमलों के बाद ये बातचीत, मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर ये बातचीत हो रही है। मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर हलचल, तुर्की ईरानी विदेश मंत्री की बातचीत, यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायली हमलों के बाद बातचीत। तो मसूद पेजेश्कियान का वो बयान कि ये मुस्लिम वर्ल्ड पर हमला है और वहां के मंत्रियों का, वहां के डिस्पेंसेशन का बात करना, टर्की के साथ बातचीत होना। डीके पांडे साहब, ये कुछ रिजल्ट भी हो सकता है या ये सिर्फ बातचीत के स्तर तक ही रहेगा? देखिए, लड़ाई ईरान जिस स्तर पर ले आया है वो एस्केलेशन लैडर के पायदान नंबर 2 पर है क्योंकि उन्होंने स्टेट ऑफ हार्मज़ को रोक दिया। अब उनको रिसोर्सेज चाहिए, उनको ड्रोन चाहिए, उनको एम्युनिशन चाहिए, उनके पास वो गोला बारूद नहीं है। तो लड़ाई कैसे जारी रहेगी? तो तुर्की बहुत बड़ा उनका सोर्स है और वो सेंटिमेंटल जो आइडियोलॉजिकल लिंकेज है उसका भी वो चाहेंगे इनकैश करना। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि ईरान की जो सप्लाई चेन है वो कैसे, वो ज्यादा क्या है सर? वो नेटो का मेंबर ज्यादा है या इस्लामिक वर्ल्ड का झंडा बरदार ज्यादा है? ज्यादा क्या है? वो मौके के हिसाब से है, मौके के हिसाब से जिस जो अवसर उनको सुविधा प्रदान कर रहे हैं वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। क्योंकि इजराइल ने कहा है कि अगला टारगेट शायद तुर्की हो सकता है। तो साफ जाहिर है कि जो समीकरण है वो बिल्कुल अलग हैं। और एक और पूरी चर्चा में हम देखें तो एक बात बहुत उभर के आ रही है कि अपना राष्ट्र हित जो है वो सर्वोपरि है। चाहे कोई देश हो, कोई जैसे आपने कहा कि अमेरिकन जो है सिक्योरिटी कवर दे रहे थे, वो सिक्योरिटी कवर नहीं दे पा रहे हैं। उसके पीछे जो राष्ट्र हित हर एक देश का है। साथ में जो दूसरा पॉइंट उभर रहा है वो है कि भय बिनु प्रीत न होई। गोस्वामी जी की बात जो है वहां पर चरितार्थ हो रही है। अगर आप डेटरेंस नहीं है तो कोई भी आपके खिलाफ लड़ सकता है। न्यूक्लियर का आप एक पॉइंट और जोड़ दूं, न्यूक्लियर वेपन्स अगर आपके पास हैं तो आप पर लड़ाई नहीं होगी। तो यूक्रेन कैसे लड़ रहा है रशिया के खिलाफ, तो शायद अभी समीकरण जो धीरे धीरे बदल रहे हैं, जो वॉर डायनामिक्स है, वॉरफेयर बदल रहा है वक्त के साथ, क्या किस प्रकार से कूटनीतिक लाभ उठाया जा सकता है वो अवसर के हिसाब से निर्णय लिए जा रहे हैं। ठीक है सर, अगली खबर बताता हूं। बेत सेमेश से एक और अपडेट आ रहा है। बेत सेमेश का सबसे नया वीडियो आ गया है। बेत सेमेश में भयानक मिसाइल हमला हुआ है ईरान का। इजराइल की बात मैं कर रहा हूं। इजराइल का इलाका बेत सेमेश, जहां यह बताया जा रहा है कि 6 लोग मारे गए हैं, 20 से ज्यादा घायल हैं, उनमें बच्चे भी हैं। सबसे नया वीडियो आया है। रिहायशी क्षेत्र में मिसाइल गिरी है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। बेत सेमेश में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे के नीचे कई लोग अब भी दबे हुए हैं। 20 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है।
रॉयटर से आ रही, एजेंसी से आ रही ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। ये बेत सेमेश है। इजराइल के इस हिस्से में ईरानी मिसाइल, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल आकर गिरी है और ये है वहां का एक रिहायशी इलाका। और अब मलबे में अभी और कई लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है और 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। 20 लोग जख्मी हैं, इनमें कई बच्चे भी हैं। और अब अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। ब्रिटिश पीएम ने बहरीन का समर्थन किया है। बहरीन के ईसा अल खलीफा से बातचीत की है। बहरीन पर ईरानी हमले की निंदा की है। खाड़ी देशों में हमले चिंताजनक हैं, स्टार्मर ने कहा। अच्छा, ये भांपते हुए मुझको लगता है कि स्टार्मर बहुत पहले कह रहे थे कि आप हमारे साथ जहां पर हमारे बेसिस का इस्तेमाल करते हैं वहां उनको हम इस बार आपको देने के लिए बहुत दिलचस्प नहीं है। ये कीर स्टार्मर ने कहा था और ट्रंप इसको लेकर बहुत भड़क भी गए थे। डिएगो गार्सिया के संदर्भ में भी चर्चा हुई थी। क्या ये यूके में भांपा जा रहा है कि इसके रिपरकशंस बड़े जटिल और बहुत दूर और बहुत देर तक रहने वाले हैं? प्रोफेसर अमिताभ, देखिए, बहरीन में उनके एस्टैब्लिशमेंट हैं जो ब्रिटिश नेवल फोर्सेस हैं, कुछ एयर फोर्सेस हैं, तो वो वहाँ अटैक नहीं होने देना चाहते हैं अपने बेसिस पे। डिएगो गार्सिया का आपने मेंशन कर ही दिया। लेकिन इस समय ना पूरा यूरोप बहुत सशंकित है ट्रंप के उस बयान से या उस मूव से जब वो ग्रीनलैंड कैप्चर करना चाहते थे। और इसके चलते खुलकर यूरोपियन स्टेट्स इस समय इजराइल और अमेरिका का समर्थन नहीं कर रहे हैं इस युद्ध के लिए, क्योंकि उनके भी बहुत स्टेक्स हैं। जर्मनी इजराइल से बहुत क्लोज है, सबसे बड़ा मिलिट्री सप्लायर है इजराइल का जर्मनी। वो भी इस समय अपने आप को कमिट नहीं कर रहा है। फ्रांस ने तो सीधा ओपोज कर दिया है इसको, कहा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इस समय जो 2 फाड़ हमने ग्रीनलैंड के समय देखा था, वो ही 2 फाड़ इस समय वेस्ट एशिया में आप किस बात पर डीके पांडे सर को जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, साइप्रस पर भी मिसाइल अटैक हुए हैं ईरान द्वारा और वहां पर यूके के 2 एयर बेसेस हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और क्योंकि समर्थन दे रहा है यूके यूएस का, तो उसके मद्देनजर उनको भी सबक सिखाना जरूरी था। और साइप्रस पर जो हमले हुए दिन में क्या डैमेज हुआ उसका असेसमेंट अभी आना बाकी है। लेकिन वो भी एक जो पूरे विस्तार किस प्रकार से हो रहा है चीज़ों का मिडिल ईस्ट में और उसके परे, ये एक चिंता का विषय रहेगा इस रीजन में।